प्यारे विद्यार्थियों, 12 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12/9/2022 को, तो उसके लिए हम आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए डाल रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, मैंने फर्स्ट ईयर के डाले थे, अब सेकंड ईयर के अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो सेकंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा समयानुसार। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कॉलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर बताने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी अब साथ ही साथ बताते चलूंगा। जो बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चों के नैतिक विकास में किस पक्ष का उल्लेख किया जाता है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है आपको एक वाक्य में देना है। जैसे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, या फिर खेल का कोई एक उद्देश्य और कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये सारे प्रश्न हैं आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं। थार्नाइक के अभ्यास के नियम के दो उपनियम जो है कौन से हैं वो लिखने हैं। थार्नाइक का प्रयोग जो है आपको समझाना है। नैतिक व चारित्रिक विकास के चार पद कौन से हैं वो लिखने हैं आपको। रुचि को प्रभावित करने वाले चार कारक जो है आपको लिख देने हैं। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो भी लिख देना है। बंडूरा के सामाजिक व्यक्तित्व के सिद्धांत की विवेचना आपको कर देनी है। और प्रतिरूपों के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं उनको आपको लिख देना है। स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण की विधि कौन सी है? दंड की व्यवस्था, भावनाओं का नियंत्रण, उद्दीपन परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे एमसीक्यू है। थार्नाइट के सीखने के दो नियम लिखने हैं आपको। और पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। स्किनर का सीखने का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। बालक के शारीरिक विकास में खेलों की भूमिका क्या होती है उसका वर्णन करना है। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पुनः प्राप्ति क्या है? पुनः प्राप्ति के विकास में शिक्षक एवं शाला की भूमिका को स्पष्ट करना है। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक का तत्वों का जो है वर्णन कर देना है। बंडूरा का सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है वो क्या है उसको समझा देना है। अब आ जाइए, स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण की विधि कौन सी है ये आपको बता देना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है, यह कथन किसने दिया था ये आपको बताना है। इसके बाद आते हैं, स्किनर का सीखने का सिद्धांत जो है आपको समझा देना है। और पंडाइक ने सीखने के दो नियम कौन से दिए थे वो आपको बता देने हैं। बालक के शारीरिक और गामक विकास में खेलों की क्या भूमिका होती है ये बताना है। बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताना है आपको। करोल ग्लीगन का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है इसको समझा देना है आपको। शिक्षा में सृजनात्मकता की उपयोगिता का वर्णन आपको करना है। सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं का वर्णन आपको करना है। 95% क्वेश्चंस जो हमने अभी आपको फर्स्ट ईयर के लिए डाले थे, अपलोड किए थे, वहाँ से आए थे। तो आप लोग अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर देखिएगा। और अपनी पीडीएफ फाइल जो आप जब एग्ज़ाम दे देंगे 12/9/2022 को, जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो आप पीडीएफ जो है बना करके बिल्कुल साफ़ पीडीएफ हमारे को सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पर सेंड कर देंगे। तो आपको जो है उसका सॉल्यूशन जो आंसर है, आंसर मैं दे दूंगा ताकि आप आंसर से अपने रिजल्ट का अंदाज़ा लगा सके। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अपने पीडीएफ फाइल को बना करके 12 तारीख को एग्ज़ाम के बाद में आप हमें उस पेपर को सेंड कर सकते हैं, आपके आंसर्स दे दिए जाएंगे। और वाल्टर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या करनी है। भाषा के रूपांतरण को समझाइए। अब अगला क्वेश्चन जो आता है, सीखने और अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा जो है लिखनी है। अधिगम का अर्थ जो है होता है वो सीखना होता है। अधिगम एक व्यापक शब्द है जो जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से जो क्रिया करता है वह नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है। इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को प्रगतिशील परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्मृति से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आशय है, अर्थ और परिभाषा लिख देनी है। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अनुभव होता है। इसका पुनर्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। और हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। स्मृति के चार पद या खंड होते हैं, ध्यान रखना। स्मृति के कितने होते हैं ये ध्यान रखना। सीखना, धारणा, पूर्ण स्मरण और अभिज्ञान या फिर पहचान होती है। इनके नाम को याद रखना है, ये पूछता है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो स्मृति के चार पद खंड कौन से हैं समझाइए, तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। पॉइंट आपको याद रखना है। स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है,
इसके कारण और इसे दूर करने के जो है आपको उपाय बताने हैं। विस्मृति मतलब किसी सीखी हुई बात का स्मरण करने में विफलता विस्मृति कहलाती है, यानी भूल जाना विस्मृति कहलाती है। और एक सक्रिय होती है, एक निष्क्रिय होती है। दो तरह की विस्मृति होती है। एमसीक्यू बनता है, ध्यान रखना। विस्मृति के कारण क्या हो सकते हैं? इसमें समय का प्रभाव होता है, विषय की मात्रा हो सकती है, मानसिक आघात या रोग हो सकता है, सीखने में दोषपूर्ण नीति हो सकती है, मादक द्रव्यों का सेवन हो सकता है। और इसके निवारण के लिए क्या करना है? स्मरण में ध्यान देना, दोहराना, विश्राम करना, सहचर्य स्थापना और उसके अलावा विद्यार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालना है, जो चौथा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो प्रकाश डालना है, तो इसमें क्या है देखिए, बुद्धि स्तर, ठीक है। इसमें एक आता है विद्यार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो कारक कौन से? बुद्धि स्तर है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, सीखने का समय, अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की इच्छा और सीखने में तत्परता और रुचि। ये सारे के सारे हैं। इन कारकों को एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, बालकों में विस्मृति को कम करने के उपाय बताइए। तो पूरे पाठ का स्मरण करना, पाठ की विषय वस्तु को समझना, पाठ का अधिक स्मरण करना, बालक का स्मरण में ध्यान लगाना और सस्वर वाचन जो है करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? विस्मृति को कम करने के उपायों में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है अधिक समय तक स्मरण करने का विचार करना, स्मरण करने के नियमों का प्रयोग करना, अधिगम की विभिन्न विधियों पर निबंध लिखना है। ये आपका जो क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या बनता है? अधिगम के विभिन्न विधियों पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आईएमपी, सारे आईएमपी है, लेकिन सारे को ध्यान रखना। अधिगम के नियमों पर प्रकाश डालना है, अधिगम की विकृति पर निबंध लिखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना। अवधारणा या संकल्पना भाषा दर्शन का शब्द है। यह संज्ञात्मक विज्ञान, तत्व और मीमांसा एवं मानसिक के दर्शन से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, मस्तिष्क के दर्शन से संबंधित है। और दूसरा जो है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं बतानी है। तो एक होती है संवेदनात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, दूसरी होती है औपचारिक शंकाएं की अवस्था, और तीसरी होती है आपकी प्रतिनिधित्वात्मक एवं स्थूल वृद्धि की विकास की अवस्था, ठीक है। तो ये आपको अवस्थाएं ध्यान रखनी है, कौन कौन सी होती हैं। नाम भी पूछता है कभी कभी आपसे, बड़े क्वेश्चन में इसको डिस्क्राइब भी करवा लेता है। सीखने का अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट करना है आपको। तो ये आपका सीखना जो है किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। अवधान से क्या तात्पर्य है? अवधान जो है वो, उसका मतलब होता है ध्यान, चेतना के किसी वस्तु पर केंद्रित होने को ही अवधान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं? वंशानुक्रम होता है एक तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का। वातावरण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। जाति, प्रजाति और राष्ट्र का जो प्रभाव है उसके ऊपर से भी होता है। लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं। आयु और बुद्धि है। स्वभाव एवं भाव में स्थिरता है। आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, ये सभी चीजें जो व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारक होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के छात्र पर वातावरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो कक्षा का जो अनुशासन है ये इसमें शामिल होता है, ठीक है, वातावरण में। उसके अलावा विद्यालय की स्थिति जो है वो होती है, वातावरण होता है, पारिवारिक वातावरण होता है, और उसके अलावा जो है विषय सामग्री की प्रवृत्ति होती है, मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। इसके बाद में जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को कितने खंडों में बांटा है? तो एक संवेदी पेशी अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा है संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष तक चलती है। तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से वयस्क होने तक चलती है। तो ये सारे के सारे संज्ञात्मक विकास के खंड हैं, ध्यान रखना है। बुरनर के अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो बुरनर के अधिगम सिद्धांत की जो हम विवेचना कर सकते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमें लिखना है। इसमें जैसे आपका व्यवस्थापिकीय अवस्था आती है, और मूर्तावस्था आती है, प्रतीकात्मक अवस्था आती है, खोजपूर्ण अधिगम आता है, भाषा विकास आता है। तो ये ब्रूनर के जो क्या है, ये सारे के सारे अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना है आपको। चिंतन की परिभाषा क्या होती है? तो चिंता मन की क्रिया है, अर्थात यह एक मानसिक क्रिया है। इससे मन के सामने प्रत्ययों का आना जाना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप संज्ञान का अर्थ बताएंगे तो क्या होता है? संज्ञान का अर्थ जो है ज्ञानता या समझना होता है। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
और चिंतन की विशेषताएं जो है इसमें मानसिक प्रक्रिया निहित होती है, चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि के तत्व निहित होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं और विश्लेषण तथा संश्लेषण होता है। ठीक है, ये सारे चिंतन की विशेषताएं हैं। थायनाइड के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस बताए थे उनके आंसर्स लेते चल रहे हैं हम। मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम उनके 3 हैं, बहुप्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति और आंशिक क्रिया। चिंतन के विभिन्न प्रकारों को समझाना है तो इसमें प्रत्यात्मक चिंतन होता है, कल्पनात्मक होता है, निर्देशित होता है, परावर्तित होता है, तार्किक होता है और निर्देशित चिंतन होते हैं। ये सारे चिंतनों के प्रकार हैं, ध्यान रखना है, इनकी व्याख्या भी पूछा जाता है। चिंतनों को प्रभावित करने वाली अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर टिप्पणी लिखनी है तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियां होती हैं, जिसमें सशक्त प्रेरणा शामिल होता है और समय की सीमा का कठोर ना होना ये भी है, ध्यान व रुचि, संवेग है और प्रत्यय है, भाषा ये भी शामिल किया जाता है। बुद्धि का विस्तृत क्षेत्र जो है वो भी है, सामाजिक संपर्क है और गर्वीकरण है और प्रत्यक्षानुभव भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गए। अब आते हैं हम अनुभाविक अधिगम का परिचय जो आपको देना है। तो इसमें क्या होता है, स्वयं के अनुभवों से सीखना ही अनुभाविक अधिगम कहलाता है। बालक जो है अनुभव के माध्यम से ही सीखता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें है करके सीखना, ठीक है, अनुभाविक सामाजिक समूह प्रतिक्रियाओं में, और उसके अलावा दैनिक अनुभव के दौरान, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा और कक्षा में अनुभाविक अधिगम के द्वारा। और अधिगम के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सीखना, ठीक है, अधिगम की तैयारी करना, अधिगम अर्जन करना, अधिगम का अंतरण और स्मृति का अस्त। अब आपको स्मृति का अर्थ जो है स्पष्ट करना है। स्मृति का सीधा संबंध जो है व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। वास्तव में स्मृति एक आदर्शपूर्ण स्मरण है, ठीक है। और स्मृति का अर्थ तो आपको बता दिया, विस्मृति का अर्थ हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, यहाँ भी पढ़ सकते हो। पूर्व अनुभव का विस्मरण ही विस्मृति है, याद न रहना या चेतना में न आना विस्मृति है। और स्कीमा परिवर्तन क्या है या अवधारणात्मक परिवर्तन क्या है, तो स्कीमा एक संज्ञात्मक संरचना है। यह लोगों, स्थलों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में कॉलर के सूझ की सिद्धांत को समझाना है। तो सूझ का सिद्धांत जो है अंतदृष्टि, इसको दृष्टि भी जो कहते हैं। और जब भी प्राणी अथवा कुछ व्यक्ति कुछ सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति एवं पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके मन में विचार कौंधता है। इस अचानक कौंधने वाले विचार को ही जूझ या अंतदृष्टि सिद्धांत कहते हैं। और पर संज्ञान से क्या से है, पर संज्ञान जागरूकता बढ़ाने के उपाय जो है आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर संज्ञान की परिभाषा हमने दी है और बढ़ाने के उपायों में पर संज्ञान पर जोर देना, पर संज्ञान का वातावरण, छात्रों के महत्व को समझना और पर संज्ञान का ज्ञान होना, मेमोरी एनकोडिंग को समझाना है अब आपको। तो सूचना को हमारे मेमोरी सिस्टम के द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिससे संग्रहित किया जा सके, मेमोरी एनकोडिंग कहा जाता है। और ये 3 तरीकों से जानकारी को इनमें रखा जाता है, एक दृश्य माध्यम से, एक ध्वनिक माध्यम से यानी श्रव्य माध्यम से, और एक शब्दार्थ माध्यम से। और जो है आपका भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। परिपक्वता, स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक स्तर, पारिवारिक संबंध, व्यक्तित्व विशेषताएं, ठीक है। और पालव के अधिगम सिद्धांत कौन से हैं, या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, या व्यवहारवाद का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपको ध्यान होने चाहिए। खेल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुक्त खेल होता है या संरचनात्मक खेल होता है, बाहरी खेल या भीतरी खेल होता है, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल होता है, ओजस्वी खेल और शांत खेल होता है। तो इस तरह से 4 तरह से हम खेल है जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद में खेल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। नैतिक विकास का क्या अर्थ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पहलू बनेगा। नैतिक विकास को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो जिसमें संवेग होता है, वंशानुक्रम होता है, आत्मसम्मान होता है, आनंद होता है, आदतें होते हैं, मन और मानसिक शक्ति होती है। खेल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसमें आयु प्रभावित करती है, लिंग जो है वो भी, संस्कृति कैसी है और सामाजिक वर्ग कैसा है, परिस्थिति एवं परिवेश कैसा है, मुद्रित और श्रव्य है, और अनुभव का स्तर कैसा है। खेल के प्रभाव एवं महत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो आत्मनियंत्रण देता है, अधिगम में सहायक होता है, शारीरिक महत्व है, मानसिक महत्व है, नैतिक महत्व है और सामाजिक महत्व भी है। सारे के सारे खेल के महत्व में शामिल किए गए हैं। कोलबर्ग और कैरोल गिलिगस के अनुसार अच्छे चरित्र के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आत्मनियंत्रण करना जो है यह अच्छे चरित्र की विशेषता है, कार्य में दृढ़ता लाता है, कर्मनिष्ठ बनाता है,
अंतःकरण की शुद्धता देता है और उत्तरदायित्व की भावना जगाता है, विश्वसनीयता पैदा करता है। इसके अलावा चरित्र का निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं उसका वर्णन कर देना है। स्वयं के नियंत्रण पर एक निबंध लिखना है और स्वयं की अवधारणा पर प्रकाश डालना है। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में आपके बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हर चीज़ अवेलेबल है। और पीडीएफ आप जो है 12 तारीख को अपने एग्जाम के बाद में सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं। तो 12 तारीख को आपके एग्जाम के बाद में आंसर्स के लिए आप अपना पीडीएफ भेज सकते हैं। जो एग्जाम पेपर है उसको बिल्कुल साफ भेजना है आपको, साफ नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सारे सब्जेक्ट्स के आपके आईएमपी समय अनुसार आते रहेंगे और जितने भी आप क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे उन सभी के आंसर्स भी हम देते रहेंगे। तो दोनों साथ साथ काम होते रहेंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।